बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चार खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक क्या अब इतलात आ रही हैं, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी का एक घिनौना प्लान तैयार किया गया है और ये एक्शन कहां से लिया गया है, इसकी भी कहानी बताएंगे। और फिर फौज के कमांडर इन चीफ ने एक इंतहाई अहम और ताकतवर शख्सियत को तलब कर लिया है, इसकी भी अंदरूनी कहानी सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और ये शख्सियत जो हैं वो ऐवान सदर जो जाकर क्या करेंगी और क्यों बुलाया गया है। राय साहब, पहली बात, लोगों ने गिला ये किया कि जनाब हम गायब हो जाते हैं। तो एक तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले तमाम लोगों को हम एक तो एश्योरेंस दे दें कि इंशाल्लाह दो टोक का जो ये बाकायदा सिलसिला है ये रेगुलर हो गया है और अब कोई नागा नहीं होगा और इंशाल्लाह हम रेगुलर जो है आपके सामने पेश होंगे। और कोशिश हम ये भी करेंगे राय साहब के हम दो प्रोग्राम्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के ऊपर जो है वो तज्जिया और अंदरूनी कहानियां जो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करें। हैविंग सेड दैट, राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात 4 महाज, 9 मई के वाकया, अलकादिर ट्रस्ट, साइफर का मामला और फिर हमने तोशाखाना में खान साहब को सजा हो गई। अदालतों के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है ये भी हम बताएंगे। लेकिन एक मुकदमे में इमरान खान अगर बाहर आ भी गए तो अब तक उनकी 2 गिरफ्तारियां डाली जा चुकी हैं। साइफर में उनकी गिरफ्तारी, उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर इसके साथ साथ जिन्ना हाउस हमला केस में भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की बाकायदा तौर पर इजाजत जो है वो ले ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की राय साहब ये अदालत है जिससे ये इजाजत ली गई और अदालत को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये बताया गया कि इमरान खान जो हैं उनको गिरफ्तार करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, उसके हवाले से उनसे पूछना है इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं। बताया गया कि इस वक्त वो अटक जेल में 3 साल की सजा जो है वो काट रहे हैं। और अब अगर इमरान खान को रिलीफ कहीं से मिलेगा भी तो ऐसा लग रहा है कि मुकदमात पहले से तैयार हैं, एक मुकदमे से आप निकलेंगे तो दूसरे मुकदमे में उन्हें धर लिया जाएगा। राय साहब, ऐसा लग रहा है कि ये एक सीक्वल है तोशाखाना के बाद 9 मई के वाकयात का, जिन्ना हाउस पर हमले का, और फिर स्क्रिप्ट भी तैयार है, सीन कहां पे ये अक्सबंद किया जाएगा इसकी अब तैयारी हो रही है। योर टेक ऑन दिस राय साहब। हाशिम साहब, एक अहम खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक खुफिया मुकदमा दर्ज किया गया था जिसको कई दिन तक खुफिया रखा गया, तो उस हवाले से शरीफ ख़ानदान की ये ख्वाहिश थी कि ये मुकदमा फ़ौजी अदालत में चले, मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चले। और एलिजेडली शरीफ ख़ानदान ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया और इनडायरेक्टली मैसेजेस भी भिजवाए कि इमरान खान साहब का ये मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में इसका ट्रायल हो। लेकिन अब एक ख़बर तो ये आई है जिसकी हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला है, इस पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये फ़ौजी अदालत में नहीं चलेगा। यानी इस वक्त फ़ौज नहीं चाहती कि फ़ौजी अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चले, और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि अगर फ़ौजी अदालतों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा, ये जो बोगस तरीन मुकदमा है, अगर ये मुकदमा चलेगा तो ये सूरत-ए-हाल कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि पाक फ़ौज ने यह फ़ैसला किया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिश के बरक्स ये फ़ौजी अदालत में नहीं चलेगा। एक तो हमारे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। दूसरी खबर ये है कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 3 मरतबा ये बताया, इससे पहले अपने प्लेटफॉर्म पर भी, कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था ये इसलिए इंतहाई बोगस है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स थी ये पेंडिंग थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर
इंसाफ फराहम किया जाए। तो 1 मिनट की खामोशी उन लोगों के लिए जो उस वक्त शायद नून लीग के कारकुन हैं, जो पीटीआई के कारकुनों का आप ये कह सकते हैं कि भेस बदल कर आ जाते हैं और इस तरह के कमेंट्स करते रहे हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो अदालती कार्रवाई के कुछ नुकात हम बयान कर रहे थे, तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो हमारी खबरें भी 100% दुरुस्त साबित, लेकिन बिल्कुल हुई हैं। और राय साहब, मैं इसमें एडिशन कर दूं, आप तो लोगों की बात करें ना कि भेस बदल के आ जाते हैं, यहां पर तो वो लोग जिसका भेस बदलते हैं और असल में जो अंदर से हैं। नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लंदन में बैठकर भी कहा कि जनाब इमरान खान को रिलीफ अदालत की तरफ से एक जज दे रहा है। पहले एक जज ने मुझे निकाला और इमरान खान को आज एक दूसरा चीफ जस्टिस जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है। मरियम भी आज बहुत जो है वो जली कटी सुनाती रही हैं और उन्होंने भी इमरान खान की सजा और दूसरी तरफ कहा कि करप्ट तरीन इंसान को बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये सिर्फ भेस का मामला नहीं है, जिन लोगों के लिए जंग लड़ी जा रही है और भेस बदल कर जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने भी आज इसी तरह की जुबान इस्तेमाल की है। देखें, नवाज शरीफ की ये जो वीडियो वायरल है जिसमें चीफ जस्टिस को असल में धमकाया उन्होंने, क्योंकि इसके अंदर जो असल खबर है वो तो मीडिया ने नशर नहीं की। नवाज शरीफ तो आप तो ज़्यादा जानते हैं, लंदन में हैं कि एक फ़िक्स मैच खेलते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके साथ पहले से एक प्लांटेड सवाल होता है, वो सवाल पूछा जाता है, नवाज शरीफ पर्ची पर पहले से जवाब लिखा होता है और अपना नाम निहाद बयानिया उस पर्ची पर पहले से प्लांटेड सवाल के जवाब के तौर पर वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो नवाज शरीफ जो सुप्रीम कोर्ट से नायल करार पाए थे, पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों से मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार पाए, उन्होंने असल में चीफ जस्टिस को धमकी दी। यानी उनके जो 3 जुमले थे उसमें तीसरा जुमला बड़ा ख़तरनाक था। पहले जुमले में तो उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो एक करप्ट शख्स यानी इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा फिक्रा, उनको शायद को अपना ज़ाती दुख था, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तो वो इमरान खान है जो ये कहता था कि मैं नवाज शरीफ की जेल से एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा। अच्छा, एक तो ये तस्दीक हो गई कि नवाज शरीफ को एयर कंडीशनर वाली जेल मिली हुई थी, जेल में एयर कंडीशनर उनके पास था, तो उनको ज़ाती रंज है, ज़ाती गम है। हालांकि इमरान खान साहब ने कोई एयर कंडीशनर उतरवाया नहीं था। हाँ, तो कि अच्छा, इन्होंने ये बात की थी तो इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर ये केस होना चाहिए कि ये बात क्यों की कि नवाज शरीफ की जेल से मैं एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस अपना करियर इमरान खान साहब के लिए दांव पर लगा रहे हैं। हाशमी साहब, ये बड़ा खतरनाक जुमला है कि चीफ जस्टिस अपना करियर दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो आगे 3 हफ्तों का करियर, राज साहब 3 हफ्तों का करियर नहीं, वो कह रहे हैं बाद में पेंशन भी लेनी है कि नहीं लेनी। जी, ये पेंशन भी और बाद में इंतकामी कार्रवाइयां भी, बाद में अगर उन्होंने की प्रैक्टिस करनी है, अपना चैम्बर बनाना है, या उनके लिए जो इन्होंने मुश्किलात खड़ी करनी है, यानी एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जो एक प्लान बनाया हुआ है कि नून लीग को और शरीफ खानदान को वापस लाना है, ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। ये कैसे फ्लॉप होगा वो भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं, लेकिन असल में वो चीफ जस्टिस को धमका रहे थे। अच्छा, दूसरी जानिब मरियम नवाज, जिनको नैब कवानीन में टारगेटेड तरामीम की वजह से रिलीफ मिला है, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया। यानी ये अल्लाह की शान है, आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस किस्म का मुल्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में, आला अदालतों के फैसलों के नतीजे में इश्तहारी, मफरूर, मुजरिम, नायल करार पाए गए जो अनासिर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अब मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया, आप देखें, चीफ जस्टिस को उन्होंने भी धमकाया और कहा कि चीफ जस्टिस बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं, चीफ जस्टिस बहुत बुरा मुतासिब फैसला कर रहे हैं। और असल में चूँकि उनको ये पता था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस बनाया गया वो इतना बोगस है कि इमरान खान साहब को पहले दिन मेरिट के ऊपर इंसाफ मिल जाना चाहिए था। तो अब उनको पता है कि शायद चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले इमरान खान साहब को कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हो जाए, तो चीफ जस्टिस साहब को धमकाने के लिए मरियम नवाज ने भी एक ट्वीट दाग दिया। ये वैसे चीफ जस्टिस साहब के पार्ट के ऊपर भी आप ये कह लें कि बहुत सॉफ्ट व्यू, इंतहाई सॉफ्ट व्यू उन्होंने लिया, क्योंकि जिस तरीके से मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर इससे पहले हमले किए उनको, और जस्टिस एजाजुल हसन जो जस्टिस फाइज ईसा के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है उनके ऊपर हमले किए, जिस तरह से चीफ जस्टिस को सास वाला चीफ जस्टिस का,
तो आप अगर उस वक्त चीफ जस्टिस इस पूरे मामले का नोटिस लेते एक मरतबा भी, तो इन्हें अदालत का एक नोटिस जारी कर देते, सिर्फ नोटिस जारी कर देते, आगे कार्रवाई ना भी चलाते, तो इस किस्म की राय जुर्रत साहब ना होती मरियम नवाज को इस किस्म होती, के ट्वीट करने की। बल्कि अगर मैं तो कहता हूं कि चले अपनी जात का उनका मामला था, वो खुद मामला देखते कि नहीं, जात का अदालत मामला की। नहीं था हाशमी साहब, चीफ जस्टिस की जात का मामला, चीफ जस्टिस के मनसब का नहीं मामला वो है ये जस्टिस, बिल्कुल आप ये ठीक, जस्टिस बंदयाल साहब बिल्कुल का आप ठीक मामला कह नहीं रहे है, हैं, ये तो मनसब का मामला ना जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो घर के मामला उन्होंने उठाए, ये अब उनका अपना फैसला था कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन राय साहब अगर वो उस वक्त के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को बुला लेते ना कि भाई क्यों तुम 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा रहे, और इलेक्शन कमीशन को भी बुला लेते, तो ये शायद एक बड़ा इकदाम उनका होता। लेकिन राय साहब एक और भी बात हुई है, नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा यानी गुजरांवाला की तकरीर के बाद आज पहली मर्तबा जनरल बाजवा का नाम लिया है। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट सारा था और हमारी हुकूमत को निकालना, हमें ख़त्म करना और मरियम को अंदर और मुझे अंदर करने की जो बात थी, ये जनरल बाजवा ने की, जनरल फैज़ ने की। ये इससे पहले एक दिन पहले गालिबन हमारे जो साबिक वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी ये जुमला कहा कि पता नहीं, और ये अल्फाज कोट अनकोट पाकिस्तान के मीडिया पर ये चले हैं कि ना जाने जी की खुरक हुई सी उन्होंने कि नवाज शरीफ की जो अच्छी भली हुकूमत है उसे घर भेज दिया गया। ये ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज थे। नवाज शरीफ ने भी अब सोच लिया है, यानी अगर ख्वाजा आसिफ ने पहले बोला और फिर आज नवाज शरीफ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने किसी को नहीं छोड़ना। राज साहब अब मेरा ख्याल है कि कोई सहाफ़ी तरफदारी में कोई कॉलम नहीं लिखेगा जनरल बाजवा की, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने भी जुबान खोल दी और फिर मरियम भी जबान जो है अपनी खोलेंगी बहुत जल्दी, क्योंकि कोर्ट मार्शल जो है वो इनका भी होना चाहिए। चूंकि मरियम नवाज फैज़ हमीद साहब का तो कहती रही हैं, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो जो कह रहे हैं कि इनका कोर्ट मार्शल करे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। हैविंग सेड दैट, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी राय साहब, नवाज शरीफ की तकरीर, नवाज शरीफ का बयान, नवाज शरीफ की ये नशिस्त, जो मर्जी आप इसे नाम दें, आज इसे पाकिस्तान के मीडिया ने चलाया। राय साहब ये कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है जब पैमरा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि इश्तिहारियों की तकरीर नहीं चलेगी। उसमें कुछ सहाफियों के नाम भी थे और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी थे कि इश्तिहारियों की तकरीर नहीं चलेगी। तो राय साहब क्या पाकिस्तान में अब मुजरिमों की तकरीर और मुजरिमों के बयान चलेंगे? देखें, पहले तो जनाब बाजवा को डिस्कस करते हैं। जनाब बाजवा के मुतल्लिक तो ख्वाजा आसिफ ने यह भी बता दिया कि उनकी एक्सटेंशन का मामला जब पार्लियामेंट के अंदर आया था तो उस वक्त जनाब बाजवा हमारे साथ राब्ते में आ चुके थे और हमने उनकी एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर उनकी एक्सटेंशन की हमायत के लिए वोट इसलिए दिया था। अब जनाब बाजवा के साथ डील के तहत ही ये शरीफ ख़ानदान दोबारा इक़्तिदार में आया। अब चूँकि इनको इक़्तिदार मिल गया है और इनके मुतल्लिक खुर्शीद शाह का मैंने जब बतौर साफ़ी इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा था कि ये शरीफ ख़ानदान और नून लीग जब ये मुश्किल में हो तो ये पैर पड़ जाते हैं, जब इनकी मुश्किल ख़त्म हो, आसानी हो जाए तो ये आपके गले पड़ जाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जनाब बाजवा ने इन पर आखिरी दिनों में जो एहसान किया और दोबारा से इनको इक़्तिदार में लेके आए एक डील के तहत, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जनाब बाजवा के मज़ीद राज भी खोलेंगे। जनाब बाजवा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर मकबूल आर्मी चीफ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। तो अब तो नून लीग, इससे पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ये कह चुके हैं कि मैंने तो जनाब बाजवा को जब वो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे तो उनको शटअप बोला था। तो जनाब बाजवा अगर मुनासिब समझें तो अब तो शायद पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, शायद जनाब बाजवा के लिए उस मुल्क में भी कोई अवामी अपीयरेंस देना मुमकिन नहीं रहा। तो मुनासिब समझें तो अंटार्कटिका चले जाएं, वहाँ जाकर बाकी मांदा अपनी ज़िंदगी गुजारें, जिस किस्म की तनकीद का तूफ़ान उन पर आने वाला है। अब हाशमी साहब, इसके अंदर जो आपने कहा कि 2 मुकदमात, आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी डिस्कस करते हैं और GHQ के हवाले से भी एक खबर शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अब ये जो 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई, ये आज खुद इस बात का सबूत है कि इस वक्त जो शरीफ ख़ानदान की एक डिफेक्टो हुकूमत है, यानी निगरान हुकूमत तो बराए नाम है, असल में तो शरीफ ख़ानदान की डिफेक्टो हुकूमत है इस वक्त। उनको भी पता था कि इमरान खान साहब की अपील पर उनके हक़ में फ़ैसला आएगा।
तमाम कानूनी हलकों को भी पता है, पाकिस्तान के अहम हलकों को भी पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है। तो इस वजह से ये जो 2 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर मजीद इसके अंदर गिरफ्तारी डाली गई है, ये इस बात का सबूत है कि तोशाखाना केस जो है, इसके अंदर जो फैसला आया ये मुकम्मल तौर पर बोगस था। अगर ये फैसला बोगस ना होता तो ये बड़े कंफर्टेबल होते कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता। तो इमरान खान साहब की ये जो जल्दबाजी में मजीद मुकदमात में गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, ये इस किस्म की गिरफ्तारियां ये ना डालते। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया यानी समात का, इसके जो 3 अहम तरीन नुकात हैं, ये ज़रा आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को पढ़ के सुनाएं। उसके बाद एक बड़ी खबर भी शेयर करते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और GHQ के हवाले से भी। जी राय साहब, ये अब तो जो तफसीली फैसला आया और बहुत ही अहम नुकात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अदालत का जहन और अदालत के फैसले को यकीनन मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है जज दिलावर को और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ये कहते हैं कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है। राय साहब, इसका मतलब ये हुआ, एक लम्हे के लिए रुकेंगे हम, इसलिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया है। अब इमरान खान इससे बरी हो गए हैं और अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। ये भी बता दिया कि भाई जो तुमने किया है ठीक नहीं था, शायद किसी को लंदन आने की ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए इन्होंने जल्द से जल्द फैसला सुनाकर जहाज़ पकड़ा और लंदन आ गए एक अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला जो है वो सुनाया गया। इमरान खान की जानिब से वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए ये कहा कि जनाब हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दरखास्तों पर फैसला दिया, 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। यानी एक दिन राय साहब बगैर किसी ताखीर के फैसला आ जाता है। खोसा साहब ने जो मंदोखेल साहब के रिमार्क्स थे कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई नहीं था, इसने फैसला ही करना था। खोसा साहब ने इस पर यह कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है कि जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत जो है वो बराबर है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि 800 से, अब इस पे जो चीफ साहब थे उन्होंने एक तरह से शटअप कॉल दी अपने साथी जज को और उन्होंने ये कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली के 800 से ज्यादा अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अरकान असम्बली के असासों का 120 दिन में जायजा तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे इसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला हो गया, आपने चैलेंज भी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर भी इतराज था, अगर कोई फैसला गलत है इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहां पर जज के तहफ्फुज के लिए भी बैठी है। अब ये जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं उस पर उन्होंने भी एक नुक्ता राय साहब उठाया है कि तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी, और वकील इलेक्शन कमीशन ने इस पर कहा कि जनाब ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका फराहम किया। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का जो है वो फैसला सुनाया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्यों थी? आज जो राय साहब समात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, लेकिन जो फैसला तहरीरी फैसला जारी किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समात हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इंहिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गवाहान पेश करने की दरखास्त जो है उसे मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है एक तरह से राय साहब इसको उड़ाकर रख दिया है। और अब देखना ये है कि फैसला, राय साहब फैसला तो एक तरह से आ गया है, अदालत ने बता दिया, अपना जहन भी बता दिया और एक तरह से इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ से 2 मजीद मुकदमात जो हैं वो हमें अब नजर आ रहे हैं। राय साहब
देखें, एक तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये जो एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है उसके अंदर बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला, यानी इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाली ट्रायल कोर्ट जज हुमायूं दिलावर की जो अदालत है, इसका फैसला दुरुस्त नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब को हक़ दिफा दिए बगैर यकतरफ़ा फैसला, ये इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ के यकतरफ़ा फैसला, ये किस तरह से काबिल कबूल हो सकता है। और तीसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतराम वाली बात की गई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तरह से वार्निंग दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हमें पता है कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके एहतराम में हम कल दोपहर 1:30-2 बजे तक का टाइम देते हैं, उसके बाद इसकी समाअत हम शुरू करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कायल हो चुकी है कि इमरान खान साहब को बदनीयती के तहत उजलत में जानबूझकर एक टारगेटेड फैसले के तहत ये सज़ा सुनाई गई थी। तो इमरान खान साहब तो तोशाखाना केस में 100% यानी फैसले के नतीजे में बरी हो जाएंगे। लेकिन क्या इस फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? यानी अटक जेल की हद तक तो ये है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला सुनाए तो इमरान खान साहब अटक जेल की हद तक बाहर आ जाएं, यानी अटक जेल से। लेकिन इमरान खान साहब को 2 मजीद मुकदमात में जो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ये भी हो सकता है कि एक और इंतज़ामी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाए कि इमरान खान साहब को इन मुकदमात में भी बराह रास्त जो है वो जेल में हम रखेंगे, अगरचे ये गैर आइनी अमल होगा, क्योंकि उन मुकदमात में अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालनी भी है, यानी जो डाली है इन्होंने, तो उसमें भी इनको अदालत के अंदर जाकर ये आप कह सकते हैं कि जिस्मानी रिमांड, जुडिशल रिमांड, इसके ऊपर एक पूरा लीगल प्रोसेस है जो अगर आइनी और कानूनी तरीके से चलना हो तो वो लीगल प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक अंधेर नगरी है, इस वजह से इस किस्म का कोई प्रोसेस नहीं होगा और ज़्यादा इम्कान इस बात का है या ज़्यादा खदशा इस बात का है कि इमरान खान साहब को जब मेरिट के ऊपर इंसाफ मिल जाएगा, अव्वल तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। आप जब इंसाफ में इतनी ताख़ीर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने इंसाफ का कत्ल कर दिया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कितने हफ्ते गुजर चुके हैं, इमरान खान साहब को अजियत दी गई है, जिस्मानी भी और ज़हनी अजियत भी दी गई है, तो इसका अजाला कौन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, तो इसका मतलब तो यह है कि ट्रायल कोर्ट के खिलाफ भी कोई फैसला आएगा, ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब हैं उनके खिलाफ भी कोई फैसला आएगा। क्या गलत फैसले देने वाले जज साहिबान का भी मुहासबा होगा? फिर चीफ जस्टिस साहब ये भी पूछते हैं कि 146वें नंबर पर या 138वें नंबर पर हमारी अदलिया क्यों है? वो इसी वजह से है कि लिखे लिखाए फैसले आ जाते हैं, लिखे लिखाए नीचे से पेपर जो है उस पर लिखे लिखाए फैसले जज साहिबान पढ़ देते हैं। पिछले 75 साल से यही हो रहा है। तो इस वजह से अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब जब ये फैसला दे देंगे तो उसके बाद ये जिस तरीके से इमरान खान साहब की 2 मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है, इस पर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या अलग से कोई डायरेक्टिव्स देते हैं कि इन केसेस में गिरफ्तारी के लिए एक लीगल प्रोसेस शुरू किया जाए, एक अदालती अमल से गुजरकर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनको जेल भेजने का जो अमल है ये एक पूरे अदालती प्रोसेस से गुजरकर ये जो पूरा अमल है ये मुकम्मल हो। तो इसके लिए क्या कोई अलग से डायरेक्टिव्स आते हैं या नहीं आते, ये देखना होगा। फिर ये भी है कि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने जब फैसला सुनाया था कि 14 मई को इलेक्शन होगा हर सूरत में, वरना ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, तो चीफ जस्टिस साहब ने ना सिर्फ ये कि अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए किसी भी इदारे को हदायत भी जारी नहीं की। तो इस मरतबा देखना है कि क्या चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई हदायत जारी करते हैं, और क्या चीफ जस्टिस का फैसला अगर नहीं माना जाता तो जो इदारे यानी पुलिस, जेल का अमला, निगरान हुकूमत अगर नहीं मानते चीफ जस्टिस साहब का फैसला, तो क्या इनको बुलाकर उन पर तौहीन अदालत लगाई जाएगी, या उसके बाद चीफ जस्टिस साहब एक मरतबा फिर ये कहेंगे कि हमने तो फैसला दे दिया, ये तारीख में लिखा जाएगा, और इमरान खान साहब दोबारा से उसी तरह काल कोठरी में बंद रहते हैं। तो ये एक बड़ा आप ये कह लें कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगरचे
अखलाकी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर मोहर सख्त हो गई है। और अब पता चल गया, ये शरीफ ख़ानदान की चीखें निकल रही हैं, इससे पता चल गया है, पूरी कौम को तो पहले ही पता था, अब मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से टारगेट करके, विक्टिमाइज करके उनके खिलाफ ये फैसला जल्दबाजी में लिखा लिखाया जो है ये उनके खिलाफ दिया गया था। राय साहब, लोगों ने अब खत लिखने शुरू कर दिए हैं। हमने सरबराह मुमलिकत को खतूत लिखते हुए भी देखा, खान साहब ने भी खत लिखे और खत ऐसे भी आए जिसके नतीजे में खान साहब की हुकूमत भी चली गई। तो खतों की अब पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत हो गई है। और कुछ ऐसे खत थे जो चीफ जस्टिस को लिखे गए, फिर कुछ ऐसे खत थे जो सदर साहब को लिखे गए इंसाफ के लिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब एक खत जो है पाकिस्तान की, अब कौम ने भी कुछ खतूत जो हैं वो लिखे हैं, और किस शख्सियत को लिखे हैं इसकी तफसील हम आगे चलकर बताते हैं। लेकिन जो इंतहाई एक अहम खत लिखा गया सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से आम इंतखाबात की तारीख के हवाले पे, और दावत दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखकर ये दावत दी गई है। अब देखना यह है कि ये मुलाकात होती है या नहीं होती, और इसका बुनियादी मकसद ये था। और सदर आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। राय साहब, अब मुलाकात होगी या नहीं होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोबारा कहा जाए कि भाईजान ये आपका काम नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि वो जब दिल करेगा तारीख देंगे? क्योंकि राय साहब एक खबर ये भी आई थी कि 9 माह तक मुल्क के अंदर आम इंतखाबात नहीं होंगे, यानी ये इंतखाबात जो हैं वो देखा जाए तो तकरीबन अब से ठीक मार्च और मई तक जो है ये इलेक्शन जा सकते हैं। आपको क्या लगता है राय साहब, आएंगे, मुलाकात होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से मुलाकात का सिलसिला तो है वो शुरू कर दिया है। फजल रहमान JUI फे से मुलाकात होने जा रही है, और इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी खत लिखा गया है, उनकी पार्टी की मुलाकात भी है। फिर 7 लोगों का वफ्द है मुस्लिम लीग नून का, जो तरतीब दिया गया है, जो इलेक्शन कमिश्नर से मिलेगा जाकर। राय साहब, देखिए, एक तो इन मुलाकातों की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं होता कि वो सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें करें। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि आइन के तहत असम्बली तहलील हुई है अपनी मुकर्रा मुद्दत से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। इसका मतलब यह है कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अगर असम्बली मुकर्रा मुद्दत के ऊपर तहलील होती तो ये 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि सिर्फ और सिर्फ वो 90 दिन के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करें। ये इस बात पर इलेक्शन कमीशन जो सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहा है, क्या इसके ऊपर कोई मुज़ाकरात होंगे? आइनी इदारे तो मुज़ाकरात नहीं करते ना। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, तो उनके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो मुज़ाकरात करना शुरू कर दें। उनको ब्लैक एंड वाइट में काम करना होता है, या 60 दिन में इलेक्शन या 90 दिन में इलेक्शन। अब इनको तो अब तक तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए थी, उसके बाद पूरा जो इलेक्शन का स्केजुअल है वो भी अनाउंस कर देना चाहिए था। किस दिन कागजात नामजदगी जमा होंगे, एतराज़ात कब आयद किए जाएंगे, पूरा एक जो स्केजुअल अब तक अनाउंस हो जाना चाहिए था। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक मोतबर ऑफिसर कहने वाले सहाफ़ियों के लिए भी 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करनी चाहिए कि जितने बुरे तरीके से उन्होंने ख़ुद को एक्सपोज किया है, जितने बुरे तरीके से उन्होंने प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया है, इसकी भी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुकम्मल तौर पर बी टीम बनकर शरीफ ख़ानदान की और अहम हल्कों की बी टीम बनकर उन्होंने एक्ट किया है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाया, और अब भी वो टच से मस्त नहीं हो रहे। यानी पूरी आपकी जो कानूनी बरादरी है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा रही है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक तो एतजाज़ अहसन ने ये बताया था ना कि ये हाजिर सर्विस जज साहिबान हाजिर सर्विस इलेक्शन कमीशन के अरकान को इस तरह से रिश्वत देते हैं और इस तरह से उनको एक तरह से लालच देते हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको अहम तरीन ओहदों से नवाजेंगे और मराज से नवाजेंगे। तो ये शरीफ ख़ानदान का पूरा एक मुकम्मल तरीका वारदात होता है। तो इस वजह से
ये कहना कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की कुछ तारीख देंगे, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हो सकता है कि वो मुलाकात के लिए भी ना जाएं, कोई इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी वगैरह को भेज दें, लेकिन इसके अंदर कम से कम सदर आरिफ अलवी ने अपना ये जो स्टेप है ये रजिस्टर ज़रूर करवाया, ताकि ये इलेक्शन कमीशन मज़ीद एक्सपोज हो, इसकी असलियत जो है ये मज़ीद सामने आए। दूसरा जो खतूत वाला मामला है इमरान खान साहब के नाम, वो भी ज़रा क्विकली हमें बताएं कि वो क्या मामला है। मैं सर जी बिल्कुल राय साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा इसे किया भी गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ही राय साहब, हज़ारों की तादाद में अब ये खतूत जो हैं वो बनाम इमरान खान पूरी कौम जो है वो लिख रही है। आपने खान साहब के साथ राब्ते तोड़ने की कोशिश की, आपने मुजरिमों के बयानात को पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पर चलाया, आपने जुल्म की हर जो है हद को अबूर किया और राब्ते मुनक़ता करने की कोशिश की, इमरान खान का नाम पाकिस्तान के मीडिया पर सेंसर करने की कोशिश की। लेकिन राय साहब, इस मोहब्बत को जो आवाम के दिलों में है कैसे निकाल सकेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। लोग अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो हाथ से लिखे हुए खतों के जरिए जो है वो खान साहब के साथ कर रहे हैं। मैं एक जुमला सिर्फ कहूँगा, उस खत का हिस्सा जो है प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं, जो एक पाकिस्तानी की तरफ से लिखा गया और उसने कहा कि उर्दू वाला मेरा ख्याल है कि हम पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी वाला जो है। अच्छा, ये खत लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है, बार बार आपका चेहरा आंखों के सामने आ रहा है, पूरी कौम आपको लीडर मानती है। मैं ये कहती हूं कि आप में एक शफीक बाप दिखाई देता है और जिस तरह माँ बाप पर जान निछावर की जाती है, उनकी तकलीफ के ख्याल से रूह काम जाती है। खत काफी लंबा है, लेकिन ऑब्वियसली ये वो जज्बात हैं राय साहब जो पाकिस्तान की कौम के इमरान खान के लिए हैं, और ये खतों के जरिए ये अकीदत कहें, इसे मोहब्बत कहें, जो अपने महबूब लीडर से जो है वो शो की जा रही है। राय साहब, ये तो खतूत का मामला हो गया, लेकिन आपने देखा भारत जो है वो चांद पे पहुंच गया और हमारा डॉलर जो है वो आसमान पर पहुंच गया, और फिर इस डॉलर के साथ साथ जो आज हमारी सियासत है, हमारा जमहूरी निज़ाम है, वो जमीन पर खड़ा है। ये एक वाज़ेह फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो इस खित्ते के दो ममालिक में कम से कम आज पाकिस्तान की अवाम ने ज़रूर जो है महसूस किया होगा। राय साहब देखें, अब तो ये कह सकते हैं आप कि एक मुल्क में और एक जंगल में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। इसकी कुछ तफसीलात जो हैं वो अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, यह शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।